दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं लगातार मुजफ्फरनगर पर फिर से फोकस हो गया है। एक समय था जब 2013 में मोदी जी 2014 में आते हैं और 2013 का झगड़ा उत्तर प्रदेश में जो हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, वो इतना पूरे देश को उसने इतना डरा दिया कि हर जगह दहशत थी। और अब फिर जब शांति है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है जो सीधा बुलडोज़र चलवा देते हैं, अपराधियों को सीधी गोली मरवा देते हैं। अब बाबा जी की सरकार में भी अगर इतना डर है, मुजफ्फरनगर के एसपी साहब कहते हैं कि जो होटल हैं उन पर मुस्लिम काम नहीं करेंगे, जो हिंदू के होटल हैं, या फिर आपको होटल पर अपना नाम लिखना पड़ेगा। आप सब्ज़ी और फल बेचते हैं तो वहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा, कौन सब्ज़ी बेच रहा है, कौन फल बेच रहा है। और भी ज़्यादा गिरावट आ गई कि अब जो पंचर लगा रहा है उसको भी अपना नाम लिखना पड़ेगा। हमारे साथ में बात करने के लिए निर्भय सिंह जी हैं और देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बहुत अच्छे से इनका फोकस होता है और बहुत अच्छे तरीके से उन पर बोलते हैं। आपका स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। किस तरीके से देखते हैं जो कल का जो परसों का जो पूरे देश में एक प्रकरण चल गया है, हर जगह इसी पर बात हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं मानता हूं कि जो भी प्रकरण होता है अंत में उससे निष्कर्ष में कुछ बेहतर ही निकलता है। हम जब राष्ट्रीय आंदोलन में देखते हैं तो जब आज़ाद हिंद फौज के क्रांतिकारियों को जब लाल किले में कैद किया गया था तो अंग्रेज़ों ने आपस में फूट डालने के लिए एक पॉलिसी अपनाई। उसमें कहा कि हिंदुओं की चाय और मुस्लिमों की चाय, और जो हिंदू कैदी थे उसके लिए हिंदू रसोई का निर्माण किया गया और जो मुस्लिम कैदी थे वो मुस्लिम का निर्माण किया गया। ठीक है। और अलग अलग मतलब कौम के नाम पर चाय बन के आती थी और लोगों को परोसी जाती थी। जब हमारे देश के क्रांतिकारी जब इस चीज़ को देखे तो उन्होंने उस अंग्रेज़ों की इस चाल को समझ गए। तो वो उन्होंने क्या किया कि भले वो चाय अलग अलग रसोई से लेके आती थी लेकिन वो एक बड़ा पतीला रखे थे और वो दोनों चाय को एक में मिला देते थे और फिर उसमें से लेके पीते थे। ठीक है। तो हमारा देश इन छोटे छोटे चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है। अगर कोई गलत एलिमेंट्स हैं तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि शुरू शुरू में वो कारगर साबित होगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। जो भारत के जो संविधान में जो प्रस्तावना में जो एक शब्द है कि भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है, जो भाईचारा है, वो टूट जाएंगी, ऐसा नहीं है। इस देश ने अपने हर समय में इसका एक परिचय दिया है और जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हमने इसकी एक मिसाल कायम की। आप मीडिया में, सोशल मीडिया में भले कुछ पढ़े लिखे देखें, पर आप जब वहीं ग्राउंड पे जाएंगे, जब वहीं आप कांवड़ियों से बात करेंगे तो आपको सच्चाई दिखेगी। कांवड़ी भी बहुत सारी जगह है, मैंने देखा है। कुछ जगह होता है कि जानबूझकर अपने लोग भेजे जाते हैं और ख़ासकर एक देश का ऐसा संगठन है जिसका नाम आरएसएस है, उसकी तरफ फोकस रहता है। वो इस तरह के कोई ना कोई कार्य कर ही देता है जिससे आपस में डिवाइड एंड रूल की जो परिभाषा है वो आ जाती है। ना, इस वाले पूरे घटना में आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज़ इसमें है कि अभी जो सरकार पे जो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो खड़ा हो रहे थे, पॉलिटिक्स में एक चीज़ आप ध्यान रखें कि नो इशू नो पॉलिटिक्स। ठीक है। और जब प्रश्न सत्ता पक्ष से ज़्यादा हो जाते हैं, सत्ता प्रश्न से पूछने वाले प्रश्न की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर सत्ता पक्ष कुछ न कुछ ऐसे इशू क्रिएट करता है। तो आप ये समझिए कि बस ये उसका हिस्सा है। बस ये सारे जो प्रश्न, चाहे नीट का प्रश्न हो, चाहे भाजपा के अंदर जो उत्तर प्रदेश में जो अंदरूनी कलह है उससे निजात कैसे पाया जाए। अब जो लीडर जिसकी एक ब्रांड वैल्यू इसी बात पे निर्भर करती है कि वो कितना ज़्यादा तो हिंदुत्व की बात कर सकता है।
तो वो अपना जो मेन हथियार है वो इसका प्रयोग करेगा ही। ठीक है, तो बस उसको आप सिर्फ इतने ही देखिए, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी जो सरकार से जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, उस प्रश्न से बचने के लिए सरकार ने एक अपना हथियार फेंका है और लोग उसमें उलझे हुए हैं। और अब वो सारे बीजेपी का जो अंदरूनी कला है और बहुत सारे पेपर जो आउट हो रहे थे, नीट है, बहुत सारे कैंसिल हो रहे थे। अभी आप देख ही रहे थे कि किस तरह से सिविल सर्विसेज में किस तरह से एक विशेष राज्य की मोनोपोली इस्टेब्लिश की गई थी, उसमें कितनी बड़ी धांधली हुई। और नीट में 18 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए। नेट का पेपर आपको कैंसिल हुआ, पुलिस का जो पेपर था वो, यानी अब कोई ऐसा पेपर नहीं है जो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जनता में कहीं ना कहीं एक इन सारे प्रश्नों को लेकर सरकार से एक जवाब तलब की भूमिका में लोग आ रहे थे। तो सरकार ने अपना एक क्या करना है, एक इसे होगा कुछ नहीं, बस यही है कि ध्यान भटकेगा लोगों का। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कितना तजुर्बा देते हैं। अंदर खाने भाजपा में जो रण छिड़ा हुआ है कि मोदी जी और शाह जी चाहते हैं कि किसी तरीके से योगी जी को हटाया जाए, इस बात में कितनी सच्चाई नज़र आती है आपको? देखिए, अगर पूरे दुनिया का इतिहास या भारत का ही इतिहास पढ़ेंगे या पार्टी पॉलिटिक्स का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें दो बातें निश्चित होती हैं। पहला ये कि पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स होता है और एक पार्टी के बाहर पॉलिटिक्स होता है। पार्टी के बाहर हम दूसरे पार्टी से सत्ता लेना चाहते हैं और पार्टी के अंदर अपने ही पार्टी वालों से हम सत्ता लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो भाजपा के अंतर कलह, क्योंकि अब शीर्ष नेतृत्व कमज़ोर हुआ है। ठीक है, अब जब शीर्ष नेतृत्व जब कमज़ोर होता है तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो पार्टी के अंदर लोगों के अपने अपने हित हैं, क्योंकि पार्टी में सभी किसी न किसी पद को प्राप्त करने के लिए ही इकट्ठा होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें होंगी उसमें। अच्छा, जैसा ये जो प्रकरण 3-4 दिन से अपनी उस पे आ गया है, पीक पे आ गया है, आपको क्या लगता है, क्या जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस पर सोचेगा कुछ, ताकि इस तरह की कोई घटना न हो? क्योंकि पहले भी कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिससे आपस में तनाव बढ़े, जिससे आपस में भाईचारा खराब हो। देखिए, पहले क्या था कि शुरू में सोशल मीडिया अभी उभर रहा था, तो उस पर लोग कंट्रोल करके किसी चीज़ को दबा के, किसी चीज़ को उभार के उसको अपना खेल लेते थे। लेकिन अब क्या है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है कि उसमें अगर कोई अफवाह फैलाना भी चाह रहा है तो तुरंत उसका एक काउंटर, जो सही चीज़ है वो भी बाहर आ रहा है। तो आप देखिए कि 3-4 दिन हो गए हैं ये सारे प्रकरण को होते हुए। हमारे जो भोले बाबा के जो श्रद्धालु हैं वो अपने घर से निकल चुके हैं अपने अपने वो करने के लिए। तो वो इस पे क्यों ध्यान देंगे? उनको तो बस राह देखनी है, अपना जल उठाना है, अपने बाबा को समर्पित करना है और अपने घर जाना है। उसको थोड़ी मतलब है कि ठेला पे कौन क्या कर रहा है, किसका नाम है, किसका नहीं है। हो सकता है कि अगर 2 लोग का 2% का 4% का उसमें इंटरेस्ट हो भी, पर वो भी समय से अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये जो चीज़ चालू हुई है ये बाबा जी ने खुद तय की है, फिर जो सेंटर से आदेश आया था कुछ इस तरह का, ताकि इस तरह का कांड हो जाए और बाबा जी को साइड कर दिया जाए? नहीं, बाबा, आप देखिए, आप मानिए न मानिए, बाबा अब साइड होने वाली स्थिति में नहीं है। अगर भाजपा 400 प्लस आ जाती या पूर्ण बहुमत से आ जाती तो हो सकता था कि वो हनक शीर्ष नेतृत्व का रहता। लेकिन अब भाजपा बैसाखी पे है और शीर्ष नेतृत्व के वजह से बैसाखी पे है। तो उसमें अब बाबा का ये नहीं है कि कोई जब भाजपा फुल मेजॉरिटी में थी तब बाबा का लोग कुछ नहीं कर पाए, तो अब बाबा बहुत अच्छी स्थिति में है। और ये पूरी घटना सोशल चीज़ों को भले थोड़ा कमज़ोर करे नहीं करे, लेकिन बाबा को मजबूत करेगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया से, इस पूरे निर्णय से बाबा मजबूत हो रहे हैं। और बाबा जितना मजबूत होंगे उतना ही उनको हटाना कठिन होगा। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है 27 में? फिर
27 तो बहुत दूर है, अभी तो 24 चल रहा है, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा। और राजनीतिक प्रक्रिया ऐसी चीज़ होती है कि उसमें 6 महीना में, 3 महीना में, साल भर में बहुत कुछ बदल जाता है। तो ये तो भविष्य की बात है कि उसमें क्या होगा। पर होता है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि रोटी हमेशा पलटते रहनी चाहिए। अच्छा, कल सत्र चालू हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने तो पूरा मोदी जी को खड़ा होना पड़ा, शाह जी को खड़ा होना पड़ा कि हमें संरक्षण चाहिए। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब गांधी बन चुके हैं, उस रास्ते पर चले हुए हैं ताकि कल आने वाला जो समय है भारत के लिए अच्छा हो। अब वो अडानी पर भी खुलकर बोल रहे हैं, अंबानी पर भी खुलकर बोल रहे हैं, और अब की बार माइक भी बहुत कम बंद किए गए। ना महात्मा गांधी बनना कोई रास्ते पर चल रहे हैं गांधी जी के। हाँ, वो एक जैसे समर्थकों का उत्साह होता है। अगर आप ये बात ज़रूर कहें कि अगर भारतीय राजनीति में अभी अगर उनके कोई करीब है तो वो हो सकता है कि राहुल गांधी हों, पर एक विपक्ष के लीडर होने के नाते उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी अभी तक उन्होंने निभाया है। तो उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएं, और जनता की जो आवाज़ है, जो मुद्दे हैं, उसको संसद से लेकर सड़क तक, जो विपक्ष का काम भी है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से उठाते रहें। ऐसी हमारी उनसे हमसे और जनता की, हम सब की उनसे यही एक अपेक्षा है कि ऐसा वो करें। बहुत जल्दी जो हमारे देश का बजट है वो भी आने वाला है, तो अब की बार क्या एजुकेशन पे जो हमारे देश की आर्मी है उसके लिए कुछ नया हो पाएगा, आपको उम्मीद है? देखिए, देश है, बजट है, नया कुछ न कुछ होता ही है। बहुत सारा कुछ पुराना ही रहता है, उसमें नाम चेंज हो जाते हैं, कलेवर चेंज हो जाता है, सब कुछ पुराना ही रहता है। बहुत कम चीज़ होती है जो नया होती है। तो मुझे लगता है कि नया में इनको ये करना चाहिए कि एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो एग्ज़ाम को निष्पक्ष तरीके से करा सके। क्योंकि हम देखते हैं कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव, आप देखते हैं ना कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कितने करोड़ मतदाता पार्टिसिपेट करते हैं, कितना खर्च होता है, और कितनी शुचिता और निष्पक्षता से चुनाव हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम भी हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो चुनाव से भी ज़्यादा उसमें सपने जुड़े होते हैं। क्योंकि एक विद्यार्थी एक लंबे समय तक तैयारी करता है, अपने गरीबी को, अपने इच्छा को, अपने सपने को प्राप्त करना चाहता है। तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती तो बड़ी निराशा होती है। तो हो सकता है कि बजट में इन सब चीज़ों के लिए प्रावधान हो तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी एजुकेशन सिस्टम, नई शिक्षा नीति लागू तो कर दी गई है, लेकिन जिस हिसाब से उसमें पैसे खर्च होने चाहिए, जिस तरह से संरचनात्मक डेवलपमेंट होना चाहिए, उस तरह का चीज़ अभी हो नहीं रही है। तो एजुकेशन में उम्मीद है कि बेहतर अगर बजट पेश हो तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बजट तो आता ही नहीं है एजुकेशन पे, तो बात होती ही नहीं एजुकेशन की। तो कल हो सकता है, कल इसी मुद्दे पर बात हो, विपक्ष इसी मुद्दे पर ताकत लगाए कि मुसलमानों को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, और जहाँ हिंदू होटल है वहाँ मुसलमानों को हटाया जा रहा है। हो सकता है कल इसी पर बात हो और दूसरा कोई मुद्दा ही ना उठे। देखिए, वही हम आपसे बोलते ना कि आप इसको कितना, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुजफ्फरनगर में नाम लिखने वाला जो मुद्दा है, इसको कितना आप तुल दे रहे हैं, इस बात पे निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर विपक्ष भी अगर स्मार्ट विपक्ष है तो उसको इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा तुल देने की ज़रूरत नहीं है। उसे फोकस रहना पड़ेगा अपनी उन चीज़ों पे। और ये हमारे देश की जनता का ही सबसे बड़ा मैं फेल्योर मानता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में यथा प्रजा तथा राजा, जैसा प्रजा का चरित्र होगा वैसा ही राजा का चरित्र होगा। और जब प्रजा ही शिक्षा पर ध्यान नहीं देगी, वो प्राथमिक विद्यालयों को ठीक करने पर उसका फोकस नहीं रहेगा, महाविद्यालयों पर ठीक नहीं रहेगा, सरकारी इंस्टीट्यूशन उसी के नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो सरकार उसे क्यों देगी। तो ये मैं मानता हूँ कि अगर जनता इस मुद्दे पर अडिग हो जाए कि हमें मतलब इस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो सरकारें कोई भी हो वो ज़रूर इस बात पे फोकस करेंगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि जनता जिन मुद्दों पर इकट्ठा हुई है, जिन मुद्दों की लड़ाई उसने लड़ी है, सरकारें वो चीज़ उसको देने पर मजबूर हुई। जी। हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल फिर सत्र चालू होने वाला है। अब कल के सत्र में हम क्या देखते हैं, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। और लगातार क्षेत्र में हो रहे जो मुद्दे हैं, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बोलना चाहिए, ताकि
हमारा जो संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, हमें समानता और बंधुता का अधिकार देता है, वो सुरक्षित रह सके, उसके लिए गांव गुहान लगातार आवाज़ उठाता रहेगा। आप जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।